नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज रहेगी सेक्शन 20। जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये 22 हुआ करती थी और ये सेक्शन देखने में बहुत छोटी सी लगती है, लोग पढ़ा भी बहुत जल्दी से देते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि ये सेक्शन बहुत भंडार भरे हुए है अपने आप में। क्यों भंडार भरे हुए है वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट जरूर करेंगे और वीडियो आपने लाइक जरूर कर दी होगी और वीडियो के लास्ट में कमेंट भी जरूर करेंगे। हेडिंग देखिए क्या कहता है सेक्शन का। व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, पीडीएफ केवल इंग्लिश में है। तो यहां पर कहा गया कि मौखिक स्वीकृति कब रेलेवेंट होंगी, कब सुसंगत होंगी। ये दूसरी सेक्शन है जब स्वीकृति को सुसंगत बताया जा रहा है। पहली कौन सी सेक्शन थी? सेक्शन 19, जहां पर बताया गया एडमिशंस आर रेलेवेंट। ये दूसरी सेक्शन है जहां पर कहा जा रहा है केवल और केवल। देखिए सेक्शन 19 में केवल एडमिशन बोला गया था, लेकिन सेक्शन 20 में ओरल एडमिशन बोला जा रहा है। तो क्या दूसरे टाइप के भी एडमिशन होते हैं? सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपने पढ़ ली होगी, मेरे वीडियो जरूर आपने देखी होगी। सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट, जब वहां मैंने टाइप बताए थे, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक था टाइप। जब मैंने टाइप बताए थे तो 3 टाइप के स्वीकृति, 3 टाइप के एडमिशंस बताए थे और सेक्शन के ही आधार पर, सेक्शन की लैंग्वेज के ही आधार पर बताया जा सकता है कि वहां पर लिखा था एडमिशंस, वहां पे लिखा था एडमिशन इज अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को आगे एक्सप्लेन किया था उन्होंने ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट मींस ये जो स्टेटमेंट हैं 3 टाइप के हो सकते हैं, अर्थात एडमिशन भी 3 टाइप के हो सकते हैं, स्वीकृतियां भी 3 टाइप की हो सकती हैं। तो ओरल भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती हैं। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात मैं करूं तो वो डॉक्यूमेंट्री ही होती है। तो अर्थात एडमिशंस 2 टाइप की मैं जनरली मान के चल लेता हूं, एक ओरल एडमिशंस और एक रिटन एडमिशंस। तो ये जो सेक्शन 20 है ये एक्सप्लेन कर रही है केवल और केवल ओरल को, जबकि 19 ने किया था सभी टाइप के एडमिशंस को। और सेक्शन 19 के आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे इसको दोस्तों। जो बेसिक रूल हैं एडमिशन के, स्वीकृति के, वो तो सेक्शन 19 में ही लिखे गए हैं। किस तरीके से प्रूव किया जाएगा एडमिशन को, किसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा, किसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा और किसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा, इसका अपवाद है वो 3 कंडीशंस। तो उनमें क्या क्या बातें हैं उसके कंटिन्यूएशन में ही सेक्शन 20 को आपको पढ़ना है। तो पहली बात तो केवल और केवल मौखिक एडमिशंस की बात यहां पर हुई है और इन्होंने कहा है कि वो जो मौखिक एडमिशंस हैं किस रिगार्डिंग हैं, वो है दस्तावेज की अंतर वस्तु के रिगार्डिंग, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो क्या ओरल एडमिशंस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट हैं उनके रिगार्डिंग रेलेवेंट हो सकते हैं क्या? तो वो कहा है कि कब रेलेवेंट हो सकते हैं, अर्थात इररेलेवेंट हैं, बट हेडिंग कह रहा है कब रेलेवेंट हो सकते हैं। तो लैंग्वेज देखिए क्या कहती है, ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल, सामान्य नियम ये है कि वो जो ओरल एडमिशंस हैं, जो मौखिक कथन है किसी फैक्ट को एडमिट करने का, जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य के बारे में कुछ बताता है, इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, वो ऐसा ओरल एडमिशन जब उस पार्टी ने दिया जो सेक्शन 17, सेक्शन 16, 17 और 18 में लिखी, उस कंडीशन में दिया जो सेक्शन 19 में लिखी, तो वो कहता है कि किसके बारे में ये मौखिक एडमिशन, एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज है उसके अंदर जो कंटेंट लिखे गए, उसके अंदर जो अंतर वस्तु लिखी गई है, उसके बारे में ओरल एडमिशंस
आर नॉट रेलेवेंट, वो तो सुसंगत नहीं होंगे, ये जनरल रूल है, लेकिन इसका एक्सेप्शन इसके आगे दिया गया है और कहा अनलेस एंड अनटिल, कब तक नहीं होंगे, अर्थात रेलेवेंट हो भी सकते हैं, सुसंगत हो भी सकते हैं, बट कब तक नहीं होंगे। जनरल रूल यही है कि ओरल एडमिशंस, मौखिक स्वीकृति रेलेवेंट नहीं होंगी, लेकिन अगर द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम सोज, देखिए सोज नॉट प्रूव, सोज, सोज अलग है, प्रूव अलग है, हर वर्ड का अपना मीनिंग है। स्टीफन साहब ने अगर किसी वर्ड को यहां पर स्पेशली प्रूव ना लिखकर सोच लिखा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा है। तो जो पार्टी ऐसे एडमिशन को प्रूव करना चाहती है, किसके अगेंस्ट, जिसने ऐसा एडमिशन किया है उसके अगेंस्ट, जो जनरल रूल है सेक्शन 19 का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे ये दिखाना पड़ेगा दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द contents of such document under the rules hereinafter contained। इस सेक्शन में दो बातें लिखी, तो पहली बात तो ये हो गई कि भैया, सॉरी, तीन बातें लिखी हैं इस सेक्शन में। पहली बात में मना कर दिया कि ओरल एडमिशंस आर नॉट रेलेवेंट एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, वस्तु दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करना है, तो उसके लिए ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशंस आर नॉट रेलेवेंट, सुसंगत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात में, दूसरी जो दो बातें हैं वो दोनों बातें एक्सेप्शन हैं। तो पहली बात, पहले एक्सेप्शन में क्या बोला कि हाँ ओरल एडमिशन भी रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन कब, जब जो पार्टी ऐसे एडमिशन को प्रूव करना चाहती है। बार बार ध्यान देना आप, एक जगह रेलेवेंट वर्ड लिखा गया है, एक जगह प्रूव करना लिखा गया है, तो दोनों बातें अपने आप में अलग अलग है। यहां पर लिखा है कि ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ रेलेवेंट हो जाएंगे कब, जब कोई पार्टी जो ऐसे एडमिशन को प्रूव करना चाहती है वो ये दिखा देता है कि वो द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए, सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है, किसी डॉक्यूमेंट का द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है, वो ऐसी पोजीशन में है वो पार्टी, देन उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन वो दे सकता। अब आप बताइए कि यहां पर वो डॉक्यूमेंट तो कहीं ना कहीं पिक्चर में होगा। पहले ये प्रूव करना कि वो पार्टी जो ओरल एडमिशन से प्रूव करना चाहती है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, जो उसमें एडमिशन लिखा है, वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है। ये कैसे पहचानेंगे आप कि कोई पार्टी किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है, आप कैसे पहचानेंगे? आप देखिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप YouTube सर्च बार में लिख दीजिए फंडामेंटल ऑफ सेकेंडरी एविडेंस और साथ में लिखिए लीगल लैम्प, YouTube सर्च बार में वो वीडियो निकल कर आ जाएगी। 20 मिनट के आसपास की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना दोस्तों, तो सेकेंडरी एविडेंस आप भूल जाइए, सेकेंडरी एविडेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, और बिना सेकेंडरी एविडेंस का कॉन्सेप्ट समझे आप इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ ही नहीं सकते। बहुत कुछ तो डॉक्यूमेंट्री 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 ही भरा हुआ है उसमें। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो ओरल एडमिशन है, यहां पर लिखा ओरल एडमिशंस, मैं दोस्तों अभी वीडियो में क्विज भी लगाने लग गया हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो वहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे वीडियो पूरी देखने के बाद, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, आप उन क्विज को खोलिए और उनके आंसर देने की कोशिश करिए। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है उसमें 2 क्विज मैंने लगाए हैं, आप देखें एक बार उसका डिस्क्रिप्शन खोलकर और उसके आंसर देने की कोशिश करिए। तो मैं यहां पर भी एक क्विज दूंगा इस वीडियो में भी, और उस क्विज में आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ये ओरल एडमिशंस
क्या ये द्वितीयक साक्ष्य है? जवाब दीजिए आप। और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? उसमें वो आप कमेंट में लिखकर बताइए। तो मौखिक साक्ष्य किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करने के लिए या उसकी अंतर वस्तु को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट कब होगा? जब वो पार्टी जो ऐसे एडमिशन को देना चाहती है, ऐसे मौखिक एडमिशन को प्रूव करना चाहती है, एविडेंस देना चाहती है मौखिक एडमिशन की, वो पार्टी पहले ये शो करे कि मैं दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्रूव करने के लिए जो कंडीशन है कि सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं, वो कंडीशंस फुलफिल करता है। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, वहां उस वीडियो में मैंने बताया कि कोई पार्टी कब एंटाइटल होगी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि उस पार्टी को ये शो करना पड़ेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान देना मैं ओरिजिनल बोल रहा हूं, ओरिजिनल बोलूंगा तो मीनिंग अलग है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलूंगा तो मीनिंग अलग है। एक एक शब्द पर आपकी अटेंशन होनी चाहिए। मैंने बोला है ओरिजिनल, प्राइमरी नहीं बोला है मैंने, यहां पर प्राथमिक नहीं बोल रहा हूं, दस्तावेज बोल रहा हूं। और दस्तावेज का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं अभी मैं। चलो दस्तावेज बाद में बताऊंगा। वैसे दस्तावेज के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट यूट्यूब सर्च बार में आप जो भी टॉपिक डालें उसके पीछे लीगल नेम लिख दें तो मेरी वीडियो होगी तो आ जाएगी। सबसे पहली कंडीशन कि आपको ये शो करना पड़ेगा, आप कौन? ये वाली पार्टी, who proposes to prove the oral admissions, के ओरिजिनल जिस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को और ओरल एडमिशन से प्रूव करना है वो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था। पहली बात, ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था। उससे भी पहले कि ओरिजिनल का एग्जीक्यूशन हुआ था, इट मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना था, वो कभी ना कभी एग्जिस्ट करता था, उसका अस्तित्व कभी ना कभी रहा है उस डॉक्यूमेंट का। ये प्रूव करना पड़ेगा भैया। और प्रूव नहीं बल्कि मैं स्टीफन साहब का वर्ड बोलूं तो सो वर्ड है, सो। उसे ये शो करना पड़ेगा कि ओरिजिनल कभी बना था और अस्तित्व में भी रहा। इसके लिए वो पहले एविडेंस लाए, तो पहली कंडीशन उसने पूरी कर दी। इसके लिए 3 कंडीशन पूरी होना अति आवश्यक है। तीनों पूरा होना चाहिए, 3 में से कोई एक नहीं, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि वो एग्जीक्यूट हुई थी, उसका निष्पादन हुआ था, वो अस्तित्व में थी, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन के लिए आप देखिए सेक्शन 59, सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पर यह कहा गया है कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। ये जनरल रूल है कि किसी दस्तावेज को अगर साबित करना है तो उसके लिए केवल और केवल प्राइमरी डॉक्यूमेंट चाहिए, प्राथमिक प्राइमरी एविडेंस चाहिए, प्राथमिक साक्ष्य चाहिए। और प्राथमिक साक्ष्य की जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो वो मिलेगी आपको सेक्शन 57 में। 57 में प्राथमिक साक्ष्य, 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 57 में यह बताया गया कि वो जो डॉक्यूमेंट है वही खुद जब कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा तो कहलाता है वो प्राइमरी एविडेंस। वो खुद डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट बना है वही पेश कर दिया जाएगा कोर्ट के सामने, तब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात होगी तो केवल डॉक्यूमेंट के लिए होती है, ओरल के लिए तो ओरल एविडेंस होती है। तो वही डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब जो फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट पिक्चर में आया, फर्स्ट टाइम जिस अस्तित्व में आया वो डॉक्यूमेंट जब कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा तो वो कहलाता है प्राइमरी एविडेंस। और सेक्शन 59 कहती है कि डॉक्यूमेंट को केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस से ही साबित किया जाएगा, एक्सेप्ट सम केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। कुछ केसेस को छोड़ दें जो इसके आगे मेंशन है, वो सेक्शन 60 आप पढ़ेंगे तो यहां पर बताए गए कुछ केसेस, इन केसेस को अगर छोड़ दें
अदरवाइज सभी केसेस में सेक्शन 59 कहता है कि डॉक्यूमेंट को केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाए। और प्राइमरी एविडेंस कहां दिखाई गई? सेक्शन 57। और इससे पहले एक सेक्शन है 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इसमें नंबर काफी आ रहे हैं, तो इनको नोट करते जाइए आप। और ये जस्ट लाइक एक रिवीजन भी है आपका पिछली वीडियोस का। सेक्शन 56 कहती है कि कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की अंतर वस्तु, जो यहां पर बात हुई है, कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की अंतर वस्तु को मे बी प्रूव्ड, मे वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 56 में और शेल वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 59 में। सेक्शन 56 कहती है डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को मे बी प्रूव्ड, मे इसलिए हुआ है क्योंकि इसके आगे दो वर्ड यूज करने वाले हैं, वो बाय, आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य से, दोनों में से किसी से भी डॉक्यूमेंट की अंतर वस्तु को प्रूव किया जा सकता है। तो ये सेक्शन तो इस सेक्शन के कंट्रेरी है, सेक्शन 56 59 के कंट्रेरी है, क्योंकि 59 तो कहता है कि डॉक्यूमेंट को केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। तो कंट्रेरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेक्शन 59 में जनरल रूल देने के साथ साथ उसमें एक एक्सेप्शन भी दे दिया है कि बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां सेक्शन 60 में बताए जाएंगे, तो इनको आप सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करने से पहले उस पार्टी को जो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है, पहले उसे प्रूव करना पड़ेगा that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document। अब आप देख रहे हो कि ये वर्ड्स सेक्शन 20 में, ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले, यहां से ये वाले, ये कहां से आ रहे हैं सब लोग निकल के? ये सब वर्ड्स कहां से आ रहे हैं निकल के? सेक्शन 56, 57, 59, 60। अब इसमें बच गया एक सेक्शन 58। 58 में डेफिनेशन दी गई है सेकेंडरी एविडेंस की। देखिए सीक्वेंस समझिए। सेक्शन 56 में कहा गया कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। दस्तावेज की अंतर वस्तु को दो में से किसी एक से आप प्रूव कर सकते हैं, या तो प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य से। तो अब क्या बताना नहीं पड़ेगा कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होगा, द्वितीयक साक्ष्य क्या होगा? यस, बताना पड़ेगा। तो इससे जस्ट अगले सेक्शन में बताया कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, सेक्शन 56, और उससे अगली सेक्शन में बताया कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, सेक्शन 58। और जब सेक्शन 58 आप पढ़ेंगे तो वहां पर छठे नंबर पर, उस सेक्शन में छठे नंबर पर लिखा है ओरल एडमिशंस, अर्थात ओरल एडमिशंस सेकेंडरी एविडेंस है। इट मींस ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, इट मींस सेकेंडरी एविडेंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलेवेंट। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 59 यही कहती है कि सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट नहीं है, अनलेस अनटिल वो पर्सन जो सेकेंडरी एविडेंस से कंटेंट को प्रूव करना चाहता है, पहले वो प्रूव करे कि ही इज एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। तो सेक्शन 60 बताती है कि कब सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस की जा सकती है इंस्टेड ऑफ प्राइमरी एविडेंस। तो उसके लिए तीन कंडीशन में से पहली कंडीशन कि पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी बना था, एग्जीक्यूट हुआ था, निष्पादन हुआ था एंड एग्जिस्टेंस में रहा है, उसका अस्तित्व कभी ना कभी रहा है। पहली बात ये साबित करनी पड़ेगी, इसके लिए आप एविडेंस लेकर आइए, गवाही दीजिए, शो करिए, कैसे भी करिए आप, बट शो करिए। बेशक आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, बट शो करना पड़ेगा। जज साहब को कन्विंस करना पड़ेगा कि यस, इस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी कभी ना कभी एग्जिस्टेंस में रही थी। नंबर एक बात।
नंबर दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन से घूम फिर के यहां इतनी सारी बातों को कर गया, जब दूसरी कंडीशन पे जा रहा था तो वो बातें करना जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? कि आपने ये तो प्रूव कर दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, तो क्या कॉमन सेंस ये नहीं कहती कि सेक्शन 59 की कंडीशन को पूरा करने के लिए जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था तो आप कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ला रहे हो भैया? आप ओरल एडमिशन क्यों लेकर आ रहे हो? ये सेकेंडरी एविडेंस क्यों लेकर आ रहे हो भाई आप? क्या कॉमन सेंस ऐसा नहीं कहता है? बिल्कुल कहता है। तो अब यहां उसी पार्टी को यह भी शो करना पड़ेगा कि वो प्रूव करे कि वो ओरिजिनल क्यों नहीं ला रहा है। दो बातें पूरी हुई। तो सेक्शन 60 ये हेल्प करेगी उस पार्टी को, सेक्शन 60 ये बताने में कि वो ओरिजिनल क्यों नहीं ला रहा है। क्या ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया है? डिस्ट्रॉय हो गया है तो अब मैं कैसे ला सकता हूं? मैं ओरिजिनल नहीं ला सकता। तो उसने कन्विंस कर दिया जज साहब को, बट शो करे कि डिस्ट्रॉय हो गया या ओरिजिनल अपोजिट पार्टी, एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है। मैं कैसे ला सकता हूं उसको? ये शो करे और उसको नोटिस दे कि आप कोर्ट में पेश करिए। अगर नोटिस नहीं दिया, एडवर्स पार्टी के पोजीशन में नोटिस नहीं दिया, देन तब भी एंटाइटल नहीं होगा। या वो प्रूव करिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल लाने की जरूरत नहीं, सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए। इसी तरीके से वहां पर 7 बातें लिखी गई हैं, 7 कंडीशंस लिखी गई हैं A to G, ए से लेकर जी तक 7 बातें लिखी गई और इन 7 बातों में बताया गया कि ये बातों में से कोई एक बात पूरी हो जाएगी तो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है, अदरवाइज द्वितीयक साक्ष्य नहीं दे सकता। तो पहले तो पार्टी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ओरिजिनल था। दूसरा ये प्रूव करो कि A to G किसी ना किसी क्लॉज में मैं फॉल करता हूं, जिस वजह से मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस नहीं लेकर आ रहा हूं। और तीसरी कंडीशन को समझने से पहले आप समझिए सेक्शन 60 में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में तो ये 7 बातें लिखी हैं एंड पार्ट 2 लिखा है एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में। एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि यहां पर ये जो A to G कैटेगरी की बातें लिखी हैं और A to G कैटेगरी की बातों में से जिस बात में आप फॉल करोगे उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एविडेंस बनाई गई है पार्ट 2 में। A, B, C के लिए कुछ और टाइप की सेकेंडरी एविडेंस है। तो कितने टाइप की सेकेंडरी एविडेंस है वो आपको मिलेंगी सेक्शन 58 में, और 58 में 8 टाइप की सेकेंडरी एविडेंस है। तो उन 8 टाइप की सेकेंडरी एविडेंस में से कौन से टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो वो बताई गई है सेक्शन 60 की पार्ट 2 में, जो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखा है। और वहां पर बताया गया कि A, B, C पार्ट में फॉल करते हो तो आप सेकेंडरी और पर्टिकुलर टाइप की ये वाली एविडेंस दे देना। अगर आप डी में फॉल करते हो, सपोज आप पब्लिक डॉक्यूमेंट वाली पार्ट में फॉल करते हो तो आप सर्टिफाइड कॉपी दे देना। सर्टिफाइड कॉपी 65 सेक्शन 58 में वन ऑफ द सेकेंडरी एविडेंसेस। तो ये पूरा जाल आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 20 को समझने के लिए। केवल ये कह देना पढ़कर इसको इंग्लिश में और उसकी हिंदी कर देना नॉट सफिशिएंट, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन, 3 बातों में से पहली बात मैं रिपीट जरूर करता हूं दोस्तों वीडियोस में, पर आप बुरा मत मानिए, ये मैं आप लोगों के लिए ही रिपीट करता हूं जिससे कि वीडियो एक ही बार देखने से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेक्शन 20 की पहली बात कि ओरल एडमिशंस जनरली किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट नहीं होंगे, सुसंगत नहीं होंगे। हां, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन कि कोई व्यक्ति ये साबित कर दे, कोई व्यक्ति में भी कौन सा व्यक्ति जो ऐसे एडमिशन को प्रूव करना चाहता है, यानी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना चाहता है ओरल एडमिशन से, तो वो पहले ये प्रूव कर दे कि वो एंटाइटल है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। कहां पता चलेगा? सेक्शन 60।
यहां से पता चलेगा कि वो एंटाइटल्ड है या नहीं है। जो मैंने अभी ये पूरा इतना सब कुछ बताया उससे 3 कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था, दूसरा कि वो क्यों नहीं दे पा रहा है ओरिजिनल, और तीसरा कि वो सेकेंडरी एविडेंस तो है, क्या वो पर्टिकुलर टाइप की सेकेंडरी एविडेंस उसके पास अवेलेबल है। देन कहेंगे कि वो एंटाइटल्ड था सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, और सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अब इनमें से कौन से टाइप की डॉक्यूमेंट है जिसके लिए ये वाली सेकेंडरी एविडेंस एप्लीकेबल है, ये वाली सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। देन ही ऐसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरल एडमिशन से साबित किया जा सकता है, और वो ओरल एडमिशंस दैट इज सेकेंडरी कॉपी और सेकेंडरी एविडेंस ये रिलेवेंट हो जाएगी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने के। अब आप कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 50 तक ही, केवल सेक्शन 50 तक रेलेवेंसी की बात होती है, इसके आगे रेलेवेंसी की बात नहीं होती। ये चैप्टर 2 है, 3 से लेकर 50, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, क्लियर करने में ये सारी सेक्शंस भी क्लियर हो जाएंगी। चलो अब जो भी है, देखिए सेक्शन 3 से लेकर 50 तक चैप्टर 2 है, एंड सेक्शन 51 से लेकर केवल 3 सेक्शन है, 51, 52, 53, ये चैप्टर 3 है। और इससे आगे 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 54 एंड 55, ये चैप्टर 4 है। तो ये जो चैप्टर बीच वाला है ना, ये पहली बात तो यहां तक रेलेवेंसी की बात खत्म, इसके आगे रेलेवेंसी की बात नहीं होगी। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये ओरल एडमिशंस आर relevant, are not relevant or relevant in this circumstances, तो यहां रेलेवेंसी केवल सेक्शन 20 तक है। सेक्शन 56 ली, सेक्शन 57, 58, 59, सेक्शन 60, ये सब क्या बात करती हैं कि इस तरीके से एविडेंस आएगी तभी वो एविडेंस एडमिसिबल होगी। मैंने एक बार बार एक वीडियो का जिक्र मैं करता हूं, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा, उसे आप जरूर देखिए, कि सेक्शन 50 तक तो ये बताया गया कि भैया ये वाले फैक्ट हैं जो रेलेवेंट हैं और ये कोर्ट में लेकर जाए जा सकते हैं। लेकिन केवल इतने मात्र से काम नहीं चलेगा कि आप ये जान जाओ कि कौन से फैक्ट कोर्ट में लेकर जाए जा सकते हैं, ये भी जानना पड़ेगा कि किस तरीके से लेकर जाए जाएंगे कोर्ट में। तो वो जो तरीका है, वो तरीका बताता है मोड ऑफ प्रूफ। इसी को कभी कभी हम एडमिसिबिलिटी भी कहते हैं, कि वो तरीका कि आप पर्टिकुलर फैक्ट को पर्टिकुलर एविडेंस के थ्रू लेकर गए तभी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगला पार्ट ये तो बता दिया कि ये फैक्ट कोर्ट में जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, बट झगड़ा हो जाएगा। 2 पार्टियां होती हैं, कोर्ट से कहेंगे कि ये लेके आए, इसकी एविडेंस मैं क्यों लाऊं, दूसरा कहेगा नहीं जी वो लेके आए, इसकी एविडेंस मैं क्यों लाऊं। तो इस समस्या को भी खत्म करने के लिए स्टीफन साहब ने कह दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ बता दिया कि किसी फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर होगा। जब बर्डन ऑफ प्रूफ का पार्ट आएगा देन पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीसरा पार्ट बर्डन ऑफ प्रूफ का है। और देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे ही डिसाइड हो गया कि यस ये पार्टी प्रूव करेगी इस फैक्ट को इस तरीके से, अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके लिए तो एविडेंस देनी पड़ेगी, एविडेंस ओरल होगी या डॉक्यूमेंट्री होगी, और दोनों ही टाइप की एविडेंस के लिए कोई ना कोई तो एक विटनेस चाहिए। तो अगला पार्ट आता है कि वो विटनेस कौन हो सकता है, कौन से मैटर के लिए कौन विटनेस हो सकता है, कंपिटेंट विटनेस कौन होगा, कौन विटनेस नहीं हो सकता, विटनेस को एग्जामिन कैसे करेंगे, किस सीक्वेंस में करेंगे, तो किस तरीके से विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इंपीच किया जाएगा, ये सारी बातें लास्ट वाले पोर्शन में होंगी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इतना एकदम सिस्टमेटिकली बनाया गया है कि अगर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए देन ही आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज गागर में सागर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सागर महासागर किस साइड में है, किस महासागर को पढ़े किसको ना पढ़े, किसके साथ क्या पढ़े, कंफ्यूज रहोगे। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ये सेक्शन चैप्टर 2 में है और 3 से लेकर 50 वाले पार्ट में है।
जहां पर यह बताया जा रहा है कि कौन से फैक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ओरल एडमिशन कोर्ट में ले जाया जा सकता है, ये रिलेवेंट है, लेकिन कब? जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी, जिसमें से एक कंडीशन मैंने कंप्लीट कर दी है और दूसरी कंडीशन, और unless the genuineness of a document produced is in question। दूसरा, केवल और केवल ओरल एडमिशन तब रेलेवेंट हो सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया, ध्यान देना, पहली कंडीशन में अभी तक डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं आया था। भैया ये बारीकियां हैं लॉ की जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, इनको आप प्लीज ध्यान से समझिए, और मैं क्यों ऐसा कहता हूं वो भी आपको यहीं से बता। तो जो पहला एक्सेप्शन है, वहां पर अभी तक डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, यहां पर डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस हो चुका है। तो अब यार डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में प्रोड्यूस हो ही गया, तो अब उसके लिए ओरल एडमिशन की क्या जरूरत रह गई? सपोज वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में आ चुका है, प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में आ चुकी है, तो अब ओरल एडमिशन, सेकेंडरी एविडेंस की क्या जरूरत रह गई? है भैया, है। क्यों? क्योंकि वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी जो जेन्युइननेस पर क्वेश्चन उठा दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट तो जेन्युइन नहीं है, ये डॉक्यूमेंट तो फोर्ज है। अब जब उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन उठ गया है, तो अब उसकी जेन्युइननेस के बारे में आप ओरल एडमिशंस दे सकते हो कि उस डॉक्यूमेंट के एक्चुअल कंटेंट क्या थे, उसके बारे में आप ओरल एडमिशन वाली सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो दूसरा जो एक्सेप्शन है, इसमें मैंने क्यों बोला कि डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है, आप लैंग्वेज देख लीजिए, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। कौन सा डॉक्यूमेंट है ये जिसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में है? द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है सेकंड फॉर्म में, इट मींस ये काम कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो चुका है कोर्ट के सामने, ऐसे डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस क्वेश्चन में है, देन भी ओरल एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस इन फॉर्म ऑफ ओरल एडमिशन ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये रिलेवेंट हो जाएगी। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन 20 आपको समझ आ गई होगी, और सचमुच में आपको यहां से कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं एक दो क्विज बनाऊंगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ये मैंने नई प्रैक्टिस शुरू की है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आप सचमुच में कुछ सीख रहे हैं। तो आज यही एंड करते हैं दोस्तों, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सेक्शन 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 इंडियन एविडेंस एक्ट, आपने पहले भी पढ़ी होगी ये सेक्शन 20, आप शायद 4 मिनट में वीडियो पूरी करती गई होगी, लेकिन एक्चुअल में 4 मिनट में ये सेक्शन पूरी होने वाली नहीं। अभी तो मैं और छोटी कर रहा हूं इसको, आपको एडवाइज कर देता हूं कि इसके साथ में आप सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पढ़ना। यही सेक्शन पहले 91 इंडियन एविडेंस एक्ट होती थी, और स्पेशली इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पढ़ना भैया, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पढ़ना, वो कनेक्टेड है यहां पर। तो इस तरीके से ही आप पढ़ेंगे, तभी ही कंप्लीट नॉलेज आपको मिल पाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं रैप अप करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।